हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ES पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में मैं आपको कक्षा 12 भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के मोस्ट लघु यानी कि शॉर्ट प्रश्न उत्तर बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। और मैं इसके वीडियो के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ड एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अगर पूछेगा तो किस टाइप से पूछेगा, अगर आप नहीं भी जानते हैं फिर भी आप कैसे जानेंगे, इसका मैं अभी ट्रिक बताने वाला हूं। इसलिए आप लोग अंत तक बने रहे हमारे साथ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। तो इससे पहले हमने सेट 1 और सेट 2 का 2 वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इसका लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं आपको सेट 3 का जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है सबको कराने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। तो प्रथम क्वेश्चन है इसमें, देखिए कि बहुपक्षीय व्यापार क्या है। बहुपक्षीय व्यापार क्या है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। बहुपक्षीय व्यापार इस प्रकार के व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं का कई देशों के बीच आदान प्रदान होता है। एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र होता है। वह बाजार मूल्य के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का निर्णय लेता है। इस स्थिति में एक देश से माल खरीदकर उसे दूसरे को निर्यात करने की स्वतंत्रता होती है। देखिए सबसे पहले क्या है, बहुपक्षीय व्यापार क्या है। यहाँ पे व्यापार तो आप जानबे करते हैं, किसी चीज़ को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा कर के बेचना, है ना। बहुपक्षीय व्यापार यानी कि एक पक्ष का नहीं, अनेकों पक्ष, अनेकों जगह जाकर के आप व्यापार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो फिर आपको आंसर लिखने में बिल्कुल आसान होता है, इसलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन समझे। बहुपक्षीय है ना, तो कहते हैं कि इस प्रकार के व्यापार में वस्तुओं या सेवाओं, कोई भी सामान को हम क्या करते हैं, कई देशों के बीच आदान प्रदान करते हैं। जैसे हम अपना भारत से लेकर के उसको चीन भेज दिए, फ्रांस भेज दिए, जापान भेज दिए, रूस भेज दिए। हाँ, एक देश अनेक देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वतंत्र है। हमारा देश और दूसरा भी देश क्या करना, व्यापार करने के लिए कोई बंदी नहीं, पूरा स्वतंत्र है। वह बाजार मूल्य के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने का निर्णय लेता है। वो क्या करता है, सामान को खरीद सकता है और बेच सकता है। इस स्थिति में एक देश से माल खरीद करके उसके दूसरे देश को निर्यात करने की स्वतंत्रता होती है, यानी कि उसको फ्री दिया जाता है कि आप यहाँ से, अगर आप इंडिया के रहने वाले, तो इंडिया से आप सामान खरीद करके आप वहाँ चीन या जापान या अमेरिका में आप बेच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन के 2 लाभों का उल्लेख करें। पर्यटन के 2 लाभ निम्न हैं। पर्यटन से देश विदेश की जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकीय ज्ञान उतना प्रभावी नहीं होता जितना कि प्रत्यक्ष ज्ञान। पर्यटन से हमें देश विदेश के खान पान, रहन सहन तथा सभ्यता संस्कृति की जानकारी मिलती है। इससे हमारे मन में बैठे हुए कुछ अंधविश्वास टूटते हैं। हमें यह विश्वास होता है कि विश्व भर का मानव मूल रूप से एक है। हमारी आपसी दूरियां कम होती है, मन उदार बनता है, पूरा देश और विश्व अपना सा प्रतीत होता है। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय एकता बढ़ाने में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान है। देखिए यहाँ पे क्या है, पर्यटन है ना। पर्यटन का मतलब क्या हुआ कि वो स्थान जहाँ पे लोग, मतलब कोई भी दार्शनिक स्थान जहाँ पे हम घूमने जाते हैं, देखने जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अपना इंडिया में लाल किला हो गया, है कि नहीं। अगर आप अमृतसर जाओगे तो वहाँ पे गोल्डन टेम्पल हो गया। अगर आप आगरा जाओगे तो फिर ताजमहल। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोग जाता है और देखता है। तो इससे क्या होता है, वहाँ जाने से क्या होता है, जब वो जाएगा तो फिर किसी चीज़ से जाएगा ना, चाहे बाइक से या कुछ चीज़ से तो जाएगा ही, पैदल तो जाएगा नहीं। तो उससे क्या होता है, लोगों को भी रोजगार मिलता है। और लोग जब वहाँ जाता है, चाहे विदेशों से अगर आता है ना वहाँ घूमने के लिए, तो क्या करते हैं, वो हमारे भारत के संस्कृति और सभ्यता का भी वर्णन करते हैं। अगर वो अपने देश जाते हैं तो वो क्या करते हैं, हमारे देश की सुंदरता, क्या क्या देखा, किस टाइप से देखा, सब कुछ वर्णन करता है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारे एक देश से दूसरे देश की रहन सहन क्या है उसकी जानकारी मिलता है। और दूसरा पॉइंट आप लिख देंगे कि पर्यटन के माध्यम से सरकार को भी विदेशी सैलानियों
के आने से काफ़ी मुनाफा होता है। देखिए, अगर आपको हम कह दें कि ये पूरा अगर आप याद करें तो फिर आपको बोरिंग लगेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप पूरा इसको याद करें, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपने, चाहे आप देहाती भाषा में समझते हैं उस भाषा में आप इसको समझिए और अपने माइंड में बिठाइए। और जैसे ही आपको एक क्वेश्चन देखिए पर्यटन, तो पर्यटन से आप पहले समझ आइए कि क्या होता है, उस टाइप से फिर इसका जितना भी आंसर होगा, जितना पॉइंट बाय पॉइंट आप लिख देंगे। कम से कम आप दो पॉइंट तो याद कर सकते हैं ना। आप अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप याद कर लेते हैं ना, तो फिर बाद बाकी आप पॉइंट आप जोड़ जोड़ कर भी लिख देंगे, फिर भी चल सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कम से कम दो लाइन याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरित रासायनिकी क्या है। हरित रासायनिक विज्ञान की वह एक शाखा है। यह एक दर्शन और उत्पाद या पदार्थ है जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक सामग्री शामिल नहीं होगी के डिजाइन का अध्ययन है। हरित क्रांति के कारण अनेक बीमारियां, क्या कहते हैं, हरित क्रांति रसायन के उपयोग से वातावरण में विषैले रसायनों की मात्रा घटाई जा सकती है। विषैले रसायनों के कारण अनेक बीमारियां पैदा हो रही है। अब बताइए इसमें क्या है, हरित रासायनिक, जहां भी रासायनिक का, जैसे देखिए अगर आप खेतों में भी रासायनिक का प्रयोग करते हैं कितना बंजर हो गया। अब तो ऐसा हालात हो गया है जैसे कि अगर बाइक में अगर आप पेट्रोल नहीं दोगे तो फिर वो चलेगा नहीं। तो इसी वजह से अब खेत भी ऐसे हो गया, जब तक आप उसमें खाद नहीं दोगे तब तक वो उपजबे नहीं करेगा, पूरा बंजर का बंजर हो गया है। तो ये सब क्या है, ये रासायनिक का ही प्रयोग, मतलब इसका जो है ना प्रकोप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उससे क्या होता है, हमारी धरती का जितना भी उर्वरा शक्ति है ना सब खत्म हो गया है। अब जब तक उसको देते नहीं तब तक वो उपजाता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुच्छित एवं विखरित बस्तियों में अंतर करें। गुच्छित एवं विखरित बस्तियों में अंतर करें। देखिए, जब भी आपको अगर अंतर का बात आए ना तो आप सेम कंडीशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना सेम ऐसे ही लिखेंगे। इससे क्या होता है, डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कि हाँ हमने मुख्य रूप से क्या किए हैं, अलग अलग किए हैं, इसका अंतर मतलब इस टाइप से दिया गया है। अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट भी लिखते हैं तो वो भी सही होगा, लेकिन अगर आप इस टाइप से लिखते हैं तो फिर बहुत अच्छा होगा। तो लिखेंगे या अथवा सघन एवं विरल अधिवास में क्या अंतर है। आप इसका आंसर भी दोनों का एक ही होगा। तो इसका आंसर लिखेंगे कि गुच्छित यानी कि सन्हत तथा प्रकीर्ण यानी कि विखरित बस्तियों में अंतर निम्न है। प्रथम लिख देंगे यहाँ पे गुच्छित अथवा सन्हत बस्तियाँ, दूसरा लिख देंगे विखरित अथवा प्रकीर्ण बस्तियाँ। अब प्रथम पॉइंट यहाँ इस साइड देंगे तो फिर प्रथम पॉइंट इस साइड भी देंगे, दोनों साइड देख करके। तो सनहद बस्तियां उपजाऊ मैदान या नदी घाटियों में पाई जाती है, जबकि प्रकीर्ण बस्तियां पर्वतीय या उच्च भूमि एवं शुष्क तथा अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि सनहद बस्तियों में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है, जबकि यहाँ यानी कि विखरित बस्तियों में पशुपालन तथा लकड़ियों काटना मुख्य व्यवसाय होता है। प्रथम में इसका फिर तीसरा पॉइंट हो गया कि इन बस्तियों में यानी कि गुच्छित बस्तियों में मकान एक दूसरे से सटे हुए तथा छोटे होते हैं, जिनमें रहने का स्थान कम होता है, जबकि विखरित बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर तथा खुले रहते हैं, जिनमें रहने का स्थान अधिक होता है। अब नेक्स्ट इसका चौथा पॉइंट लिख देंगे। देखिए, अगर आप ये पांचों पॉइंट याद कर लेते हैं तो फिर 5 नंबर का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें भी आप काम आ जाएगा। तो चौथा नंबर लिख देंगे, यहाँ खेत छोटे होते हैं जबकि यहाँ खेत बड़े होते हैं, बस सिर्फ इसका अपोजिट होगा। पाँचवा लिखेंगे, पानी के निकास की उचित व्यवस्था न होने के कारण गलियाँ गंदी होती है, जबकि इसमें क्या होता है, ये बस्तियाँ साफ होती है क्योंकि यहाँ पर पानी का निकास की उचित व्यवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लिखेंगे छठा पॉइंट कि इन बस्तियों की निकासी सुरक्षा तथा खेती का काम मिलजुल करके करते हैं, जबकि इन बस्तियों में लोग एकाकी जीवन व्यतीत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वारानी या वर्षा आधारित कृषि से आप क्या समझते हैं। तो वर्षा निर्भर कृषि ऋतु में उपलब्ध आर्द्रता मात्रा के आधार पर 2 वर्गों यानी कि शुष्क भूमि कृषि तथा आर्द्र कृषि भूमि कृषि में बांटी जाती है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम है। इन क्षेत्रों में शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे हो गया रागी हो गया, बाजरा हो गया, मूंग हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, यानी कि 4 फसलें आदि उगाई जाती है तथा इन
क्षेत्रों में आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग के लिए अनेक विधियां अपनाई जाती है। आर्द्र कृषि क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के अंतर्गत वर्षा जल पौधे की जरूरत से अधिक होता है। ये प्रदेश बाढ़ तथा मृदा अपरदन का सामना करते हैं। इन क्षेत्रों में वे फसलें उगाई जाती है जिन्हें पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जैसे चावल हो गया, जूट हो गया, गन्ना हो गया आदि, तथा ताजे पानी की जल कृषि भी की जाती है। क्या क्या है? वरानी कृषि और क्या पर आधारित है ना, वरानी कृषि या वर्षा आधारित कृषि क्या है? तो वर्षा पर जो आधारित कृषि है तो उसको हम लिख देंगे। तो वर्षा पर आधारित क्या है? चावल, अगर उसमें पानी न हो दे, धान में अगर पानी न दोगे तो फिर कहाँ से होगा? जूट भी वर्षा का ही, जब तक आप पानी नहीं दोगे तो अच्छा से उपज नहीं होगा। और गन्ना में भी पानी चाहिए तो चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं? देखिए क्या है फुटकर, है ना, तो लिखेंगे फुटकर व्यापार सेवाओं वे व्यापारिक क्रियाकलाप है जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं के प्रत्यक्ष क्रय से संबंधित है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के नियत प्रतिष्ठानों और भंडारों से संपन्न होता है। ये व्यापारिक केंद्र प्रारंभिक रूप में कार्य करते हैं। यहाँ पेशेवर सेवाएं विकसित नहीं होती है। ये स्थानीय संग्रहण और विवरण का कार्य करते हैं। ये खुदरा व्यापार का कार्य करते हैं। तो ये क्या होता है? देखिए फुटकर व्यापार आपने देखे होंगे, रेडी वगैरह पर है ना, अलग अलग करके बेचता है कि नहीं बेचता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? फुटकर व्यापार कहते हैं। यानी कि क्या करते हैं? ये स्थानीय संग्रह और वितरण का कार्य करते हैं। स्थानीय कहीं पे एक जगह रेडी लगा दिया और फिर वहाँ पे क्या करेगा? सामान को बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमशेदपुर एवं पुणे शहर के व्यक्तित्व का उल्लेख करें। जमशेदपुर और पुणे शहर के महत्व का उल्लेख करें। कहते हैं ये दोनों, जमशेदपुर एक शहर और पुणे शहर के दोनों का उल्लेख करें। तो जमशेदपुर क्या है? लोहा इस्पात उद्योग किसी देश के औद्योगिक विकास का आधार है। लोहा इस्पात उद्योग के विकास ने भारत में औद्योगिकरण के द्वार खोल दिए। अब दूसरा है इसका क्या है? टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, जिसको हम कहते हैं टिस्को, जमशेदपुर में स्थापित है। टाटा लो इस्पात मुंबई कोलकाता रेलवे मार्ग के बहुत निकट स्थित है। यहाँ के इस्पात के निर्यात के लिए सबसे नज़दीकी यानी कि लगभग 240 किलोमीटर दूर पत्तन कोलकाता है। नेक्स्ट है पुणे के शहर के बारे में क्या लिखा है कि यह देश का दूसरा प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है। इसका विकास सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना के कारण हुआ है। यह प्रदेश मुंबई, थाना, कल्याण तथा पुणे तक फैला हुआ है। देखिए इसमें क्या, जमशेदपुर में जो है ना आपको टाटा लोहा इस्पात कंपनी है और इसके जो है ना निकट में क्या है? रेल लाइन है और वहाँ से क्या होता है? माल का बहुत ज़्यादा सप्लाई होता है। और इसमें क्या होता है? लोहे का सामान जितना होता है वो बनाया जाता है। अब तो जानवे करते हैं कि पूरा विश्व में अभी टाटा पूरा चमक रहा है। लोग टाटा का ही मतलब सब कुछ यूज करना चाहता है। मुंबई और इसके बाद इसके जो है ना साइड में पत्तन कौन सा है? कोलकाता ही पत्तन है, लगभग 240 किलोमीटर के। और तो जानते हैं अगर वहाँ पर पत्तन होगा तो वहाँ तो समुद्री जहाज वगैरह आवे करेगा, फिर वहाँ से दूसरे देश का मतलब आदान प्रदान होते रहता है, वहाँ का व्यापार होते रहता है। और नेक्स्ट क्या है? ये पुणे है ना, पुणे में जो है ना आपको सबसे अधिक क्या होगा? कपड़ा मिल के लिए बहुत, सूती वस्त्र यानी कि कपड़ा मिलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसमें आपको मुंबई आ जाएगा, थाना है और कल्याण है तथा पुणे, ये सब क्या है? इसमें आपको कपड़ा का फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा मिलेंगे सूती वस्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठ प्रदेश क्या है? पृष्ठ प्रदेश क्या है? पृष्ठ प्रदेश किसी पत्तन का पार्श्व प्रदेश है। पृष्ठ भूमि के नगरों, उपनगरों आदि से पत्तन तक समान यात्रियों तथा सेवाओं का प्रवाह होता है। विदेशों से आयात किया माल पत्तन से भीतरी भागों तक जिस दूर तक पहुंचाया जाता है तथा देश के आंतरिक भागों में बना माल विदेशों को निर्यात के लिए पत्तन तक पहुंचाया जाता है, वह उस पत्तन का पृष्ठ कहलाता है। देखिए जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे अगर समुद्र के तट पे वहाँ पे अगर जहाज़ के द्वारा हमने सामान मंगाए और वहाँ से सामान जहाँ तक जाएगा, जहाँ मतलब जिस शहर को भेजा जाएगा उसके अगर आसपास के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ प्रदेश कहते हैं। यानी कि जहाँ से उस मंगाया गया, जिस पत्तन पे उस सामान को मंगाया गया और वहाँ से उसके जहाँ तक उसको सेलिंग किया गया तो वो उसका पृष्ठ प्रदेश कहलाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण दे। तो इसको लिखेंगे कि इन उद्योगों में उत्पादों का प्रयोग अन्य उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लौह इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है, इसलिए इसे आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। देखिए कितना सटीक में दिया गया। लौह इस्पात उद्योग जो है ना, ये क्या है, उद्योगों का आधार है, यानी कि ये जो है ना कच्चा माल तैयार करता है। आप देखे होंगे लोहे अगर कच्चा रहेगा कुछ भी आप उसका बना सकते हैं, है ना। अनेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र आप उसका क्या करते हैं, बना सकते हैं लोहे का। तो ये क्या करते हैं, दूसरे उद्योगों के लिए कच्चे माल तैयार करते हैं। यह आधारभूत इसलिए है क्योंकि यह अन्य उद्योगों जैसे कि मशीन और औजार जो आगे उत्पादों के लिए प्रयोग किए जाते हैं को कच्चा माल प्रदान करता है। इसे भारी उद्योग भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, भारी उद्योग। आपको क्वेश्चन कर देगा कि भारी उद्योग किसे कहते हैं, तो आधारभूत उद्योग को भारी उद्योग कहा जाता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में भारी भरकम कच्चा माल उपयोग में लाया जाता है एवं इसके उत्पाद भी भारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे के किन्हीं दो मुख्य समस्याओं का वर्णन करें। भारतीय रेल जो है ना, ट्रेन, इसके कौन कौन से समस्याएं हैं। तो भारतीय रेल जाल विश्व के सर्वाधिक लंबे रेल जालों में से एक है। भारतीय रेल की स्थापना 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेल लाइन निर्मित की गई थी। भारत में रेल मार्गों की कुल लंबाई 63,000 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे की दो मुख्य समस्याएं निम्न है। प्रथम समस्याएं क्या है, भारतीय रेलवे सबसे ज़्यादा मात्रा में डीजल का उपभोग करती है। क्या करती है, सबसे ज़्यादा क्या करती है, डीजल का उपभोग करती है। आर्थिक उतार चढ़ाव के कारण डीजल के मूल्यों की वृद्धि की जाती है। क्या होता है, जिससे आर्थिक अगर उतार चढ़ाव होता है डीजल का मूल्य कभी कम किया जाता है, कभी ज़्यादा भी कर देता है ना, जिसके कारण वित्तीय स्रोतों पर विपरीत असर पड़ता है। जिसके कारण क्या, हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। बताइए, अगर आप सिर्फ डीजल में ज़्यादा रुपया खर्चा होगा तो फिर हमारे देश का तरक्की क्या होगा। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि राजनीतिक दबाव के कारण भारतीय रेल को गैर आर्थिक योजना को विकसित करना पड़ता है। अब क्या करता है, राजनीतिक दबाव के कारण इसको कभी कभी क्या करते हैं, जितना भी स्टेशन को वो किसी कंपनी को सौंप दिया जाता है कि लो भाई आप मुझे इतना रुपया देना, आप ही चलाओ, इसका देखभाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करने के दो कारकों का उल्लेख करें। देखिए, अगर आपको बहुत सारे अभी अगर आप पढ़ते होंगे ना तो आपको मन में आता होगा क्या होगा, नहीं होगा, हम पास होंगे कि फेल होंगे, क्या होगा, इस टाइप से आते रहता है। देखिए ये सवाल सबके मन में आता है, लेकिन देखिए आपको जो है ना सिर्फ कर्म करना है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे ना तो फल आपको अच्छा ही होगा। आपने सुने होंगे ना, जैसे करने वैसे भरने, तो वैसे ही आएगा। और बात रहा कि बिहार बोर्ड एग्जाम आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो माय डियर स्टूडेंट सबसे आसान क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड एग्जाम। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप क्वेश्चन बैंक में पूरा यहाँ से वहाँ तक आप क्वेश्चन को देखें कि कितना मैचिंग आ रहा है, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है। बशर्ते आपको सिर्फ उस क्वेश्चन को समझना है कि आखिर ये क्वेश्चन पूछा गया किस थॉट से। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन कहता कुछ और, आंसर लिख देते हैं कुछ और। अब बताइए, यहाँ पारिस्थितिकीय है तो इसके विषय में हम कहेंगे, यहाँ संतुलन है तो हम असंतुलन के विषय में क्यों कहेंगे, तो वही है। तो इसलिए आप जो है ना क्वेश्चन को अच्छा से समझिए और देखिए। अगर आप याद करते हैं ना तो अभी से प्रैक्टिस बनाइए कॉपी पर लिखने का। और कैसे लिखेंगे आप, अगर आप चारपाई वगैरह पे बैठ के लिखते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको कम से कम एगो टेबल और कुर्सी के सहारे आपको बैठना है, क्योंकि आपके जो है ना एग्जाम हॉल में आपको डेस्क बेंच रहता है ना, तो डेस्क फिर ऊपर रहता है, फिर बेंच नीचे रहता है ना। और हम जो घरों में पढ़ते हैं तो फिर हम एक समान से लिखते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर राइटिंग गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप क्या करें, अभी से अभ्यास करें। बाकी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, ज़रूर आप अच्छे मार्क लाएंगे। और आप अच्छे मार्क लाएंगे ना, फिर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सर जी आपने जो बोले थे वो सही हुआ कि नहीं हुआ। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकीय, देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, आप हमें कमेंट में बताएं, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। पारिस्थितिकीय संतुलन को प्रभावित करने वाले दो कारकों का उल्लेख करें, तो कैसे लिखेंगे इसको। पारिस्थितिकीय असंतुलन को प्रभावित करने वाले दो कारक निम्न है। प्रथम आधारभूत आवश्यकताओं और पारिस्थितिकीय संतुलन, दूसरा हो गया आपको सौरमंडलीय क्रियाकलाप और पारिस्थितिकीय असंतुलन। देखिए सबसे पहले आपको ये दो पॉइंट आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये दो पॉइंट याद हो जाएगा तो समझिए आप इसका हल कर लेंगे, इसको बना लेंगे। तो प्रथम क्या है, आधारभूत आवश्यकताएं और पारिस्थितिकीय
असंतुलन क्या है? अपनी अनुक्रियाओं के संपादन में मनुष्य प्रकृति के अजैविक और जैविक से अंतर प्रक्रिया करता रहा है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या के लिए भोजन, वस्त्र तथा आवास जुटाने के उद्देश्य से जंगलों की कटाई की जा रही है। यह क्रियाकलाप पारिस्थितिकी असंतुलन को प्रभावित करते हैं। बताइए, अगर आसपास के माहौल में अगर पेड़ पौधे नहीं रहेगा तो क्या होगा? CO2 काफ़ी मात्रा में आएगा और उससे क्या होगा? लोग बीमार पड़ेगा। तो क्या होगा? हमारे पारिस्थितिकी असंतुलन हुआ कि नहीं हुआ? और संतुलन रखने के लिए क्या करना? हमें पेड़ पौधे भी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप दिल्ली चले जाइए, वहाँ पे कभी कभी ऐसा नौबत आ जाता है, लोग को ऑक्सीजन लगाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पॉइंट लिखेंगे, सौरमंडलीय क्रियाकलाप और पारिस्थितिकीय असंतुलन क्या है? तो मानव की अनुक्रियाओं में सौरमंडलीय क्रियाकलाप आधुनिकतम उपलब्धि है। चंद्रमा की यात्रा के बाद अन्य ग्रहों की खोज संबंधी अभियान प्रगति पर है, लेकिन उपलब्धियों के साथ संलग्न पर्यावरणीय संकट महत्वपूर्ण मानवता के लिए प्रश्न चिन्ह बनते जा रहे हैं। क्या होता है? कहते हैं कि मानव की अनुक्रियाओं यानी कि मानव के क्रियाकलाप से क्या होता है? सौरमंडलीय क्रियाकलाप आधुनिकतम उपलब्धि है। चंद्रमा की यात्रा के बाद अन्य ग्रहों की खोज संबंधी अभियान प्रगति पर है, लेकिन उपलब्धियों के साथ साथ संलग्न पर्यावरणीय संकट क्या होता है? पर्यावरण का संकट होता है कि नहीं होता है? पेड़ काटा जा रहा है, बारिश नहीं हो रहा है कि नहीं है? जैसे कि देखिए उपज अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब क्या है? ये सब कारण ही कारण हैं। अब क्या है? स्मॉग क्या है? स्मॉग क्या है? तो स्मॉग कणीय प्रदूषक है। ठोस या द्रव के महीन कण वायु में फैलकर सजीव और निर्जीव पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्मॉग कहते हैं। स्मॉग यानी कि ठोस या द्रव के रूप में है, महीन कण यानी छोटे छोटे कण में क्या करते हैं? हमारे हवा में मिल जाते हैं और उस हवा को हम क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। तो क्या होगा? वो हमारे अंदर जाते हैं और हमारे अंदर क्या करते हैं? वो धीरे धीरे फिर बीमारी पैदा करते हैं। तो इस टाइप के वायु को हम क्या कहेंगे? स्मॉग वायु कहते हैं। उदाहरण के लिए धूल के कण, कुहासा हो गया, कुहासा में कितना धूल कण होता है, और धूप कोहरा कणीय वायु प्रदूषक है। स्मॉग को हिंदी में धुआंसा या धूम कोहरा कहते हैं। धुआंसा या धूम कोहरा कहते हैं। यह वायु प्रदूषण एक ही अवस्था है। गाड़ियों और औद्योगिक कारखानों से निकले धुएं में उपस्थित राख, गंधक व अन्य हानिकारक रसायन जब कोहरे के संपर्क में आते हैं तब धुआंओं के रूप में वायु प्रदूषण जनित बीमारियों का कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखिए। जनसंख्या वितरण यानी कि लोगों के जो रहने की है ना, जो जनसंख्या जो बढ़ रहे हैं, वितरण को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को लिखिए। जलवायु कारकों तो लिखेंगे कि जलवायु का मनुष्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य उन क्षेत्रों में रहना पसंद करता है जो न तो बहुत ठंडे हैं और न ही बहुत गर्म, और वह क्षेत्र जो न तो बिल्कुल शुष्क और न ही बहुत आर्द्र है। देखिए, व्यक्ति कहाँ रहना पसंद करेंगे? जहाँ पे ना ही ज़्यादा ठंडी हो और ना ही ज़्यादा गर्मी हो, क्योंकि ज़्यादा गर्मी रहेगा तो फिर वहाँ रह नहीं पाएगा, और ज़्यादा ठंडी भी होगा फिर भी वहाँ पर लोग रह नहीं पाएगा। जलवायु जनसंख्या वितरण को ऊंचा नीचा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अति आर्द्र अथवा गर्म या ठंडे प्रदेशों में कम जनसंख्या निवास करती है। जिन प्रदेशों की जलवायु मध्यम और समान जैसे शीतोष्ण जलवायु वाले भाग, इसमें जनसंख्या अधिक निवास करती है क्योंकि इनमें उद्योग और कृषि आदि संभव होते हैं। जैसे बेल्जियम हो गया, हॉलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया आदि यूरोपीय देश। इसके अतिरिक्त मृदा, प्राकृतिक वनस्पति शक्ति के साधन तथा अन्य आर्थिक कारक भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगरीय जनसंख्या क्या होता है? नगरीय जनसंख्या क्या होता है? देखिए, नगर का जनसंख्या, यही ना, नगर में रहने वाले लोगों की जनसंख्या क्या होती? तो लिख देंगे इसको कि नगरों में रहने वाले जनसंख्या को नगरीय जनसंख्या कहते हैं, और ग्रामीण में रहने वाले को क्या कहते हैं? हम ग्रामीण कहते हैं ना। तो जो लोग नगर यानी कि बाजार वगैरह में रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नगरीय जनसंख्या। नगरीय जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय सेवा, कार्य तथा व्यापार और उद्योग होता है। जो सब बाजार में रहता है वो क्या करता है? वो कृषि करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करेगा? व्यवसाय यानी कि व्यापार करेगा। नगरीय जनसंख्या में लोगों का
व्यवहार औपचारिक रहता है। वहाँ पर क्या होता है, व्यवहार पूरा औपचारिक होता है भाई, कि अगर आप पैसा दोगे तो सामान देंगे, नहीं तो कोई लेना देना नहीं, आपको कोई रिश्ता हमको बनाना नहीं है। होता है कि नहीं होता है? कहते हैं कि हमसे दोस्ती करो, मेरे व्यापार से मत करो, मेरे पैसे से दोस्ती बिल्कुल भी मत करो। नगरों में लोगों का जीवन स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा होता है। क्या होता है वहाँ बताइए, अगर व्यापार करेगा तो डेली कमाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके रहन सहन में ऊंचा पद आएगा कि नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण क्या है? वातावरण में किसी भी प्रकार की अनचाही गंध, गैस अथवा धूल का सम्मिश्रण तथा रहन सहन की अवस्था में किसी भी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप वायु प्रदूषण कहलाता है। कहते हैं कि वातावरण में किसी भी प्रकार का अनचाही, जैसे गंध हो गया अथवा धूलकण अगर वायु में मिल जाता है तो ये क्या हो गया, आपको वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण से सांस यानी कि दमा की बीमारी होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो हमारी सांस प्रणाली में ऑक्सीजन के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, क्या सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धूलकण तथा अन्य गैस प्रवेश कर जाती है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस से ओजोन की परत को हानि पहुंचती है, जिससे सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर बिना रुके पहुंचती है, जिससे क्या होगा, जिससे क्या होता है, त्वचा कैंसर हो जाता है। वायु प्रदूषण से फेफड़े, चमड़ी, आंत और गले के रोग फैलते हैं और कभी कभी लोग मर भी जाते हैं। जहरीली गैसों को वायु में फैलने से हजारों लोग जीवन भर के लिए अपंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण अधिवासों की विशेषताओं का उल्लेख करें। तो लिखेंगे ग्रामीण अधिवास यानी कि गांव में रहने वाले लोगों को, है ना, की विशेषताएं क्या होता है, या वहाँ पे जो गांव है ग्राम का, उसका क्या मतलब खासियत क्या है, क्या विशेषताएं हैं। तो ग्रामीण बस्तियों की विशेषताएं इस प्रकार है। प्रथम है, इन बस्तियों के आधार पर मैदानी, पठारी, तटीय, वनीय तथा मरुस्थल होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इन बस्तियों के लोगों को के कार्य प्राथमिक गतिविधियां पर आधारित होती है। प्राथमिक गतिविधियां में क्या आ जाएगा, कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, है कि नहीं, ये खनन हो गया, ये सब प्राथमिक में आता है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, ये बस्तियां रेखीय, आयताकार, वृत्ताकार, तारे के आकार, टी आकार, चौक पट्टी तथा दोहरे ग्राम वाला आकार लिए होती है। नेक्स्ट है कि इन बस्तियों में सड़कें आयताकार होती है जो एक दूसरे को समकोण पर काटती है। इन बस्तियों को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका मध्य भाग खुला होता है, जिसमें पशुओं को रखा जाए ताकि वे जंगली जानवर से सुरक्षित रहे। हम क्या करते हैं, पशु के लिए पशुशाला बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। इस प्रकार की बस्तियों में मार्गों के सहारे मकान बनाए जाते हैं, जहां तारे और आकर की बस्तियां बनती है। क्या है, तारे की आकार की बस्तियां बनती। कभी कभी क्या करते हैं, यहाँ पे नहरों चाहे सड़कों के साइड साइड में घर बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो ये क्या है, रेखीय आकार के यहाँ पे घर भी बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। परमाणु ऊर्जा कैसे पैदा की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा का आविष्कार आधुनिक युग का एक महत्वपूर्ण चमत्कार है। इस आविष्कार ने जहां मानव जाति को संहार के भयंकर साधन दे दिए हैं, वहां विकास एवं निर्माण की महान संभावनाओं के द्वार भी खोल दिए हैं। भारत के पास परमाणु खनिजों की शक्ति पैदा करने की प्रौद्योगिकी क्षमता है। आज शक्ति उत्पादन में परमाणु शक्ति का योगदान बहुत बड़ा है, लेकिन इसका भविष्य उज्जवल है। देखिए, परमाणु अगर शक्ति हमारे देश में अगर परमाणु शक्ति नहीं होता, यानी कि अगर हमारे पास परमाणु बम नहीं होता तो दूसरा देश हमको फिर हड़प लेता। तो क्या होता है, तो उससे भी डरता है ना कि भाई इसके पास भी परमाणु बम है, ये भी अगर छोड़ दिया तो मेरा भी देश उड़ सकता है। तो इसलिए लोग डरता है। तो इससे क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चमत्कार हुआ। इससे क्या होता है कि हमारे जो है ना सुरक्षा को लेकर के बहुत लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे पास भी हथियार है, हम भी युद्ध कर सकते हैं। कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें परमाणु के नाभिक भी की संरचना में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे परिवर्तनों को नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं और इन अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। भारत के प्रमुख नाभिकीय ऊर्जा केंद्रों के नाम इस प्रकार है। तारापुर हो गया जो महाराष्ट्र में है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तारापुर कहाँ है, तो कहाँ, ये महाराष्ट्र में है।
कोटा के पास रावत भाटा, ये कोटा का रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। नरोरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। केंगा कहाँ है? कर्नाटक। काकड़ा पारा कहाँ है? गुजरात में। देखिए ये जितना स्टार पॉइंट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप याद कर लेंगे, ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उदारीकरण के लाभों को लिखिए। तो क्या होगा? भारत में 1991 ईस्वी में आर्थिक सुधार की नीति अपनाए गए। उदारीकरण इसी नई आर्थिक नीति का एक क्या है? आयाम है। उदारीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र पर सार्वजनिक क्षेत्र के नियंत्रण को हटाया गया। नए क्या उद्यमियों के प्रवेश तथा समृद्धि के लिए औद्योगिक इकाइयों में 15 औद्योगिक इकाइयों पर से लाइसेंस हटा दिया गया। उदारीकरण के लाभ क्या क्या हो गया? उदारीकरण ने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाया, भारतीय बाजार को विदेशी कंपनियों के लिए खोला जिससे भारत के लोगों को रोजगार प्राप्त हो। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, विदेशी पूंजी के निवेश से आर्थिक विकास हुआ। देखिए ये उदारीकरण क्या है? उदारीकरण में क्या हो गया? मतलब हमको जो है ना फ्री छोड़ दिया गया कि आप जहां मर्जी जैसे मर्जी आप व्यापार कर सकते हैं। इसमें क्या हो गया? नई आर्थिक नीति का क्या हो गया? एक नया मतलब एक आयाम आ गया जिससे हम क्या करें? व्यापार कर सकते हैं। इसके अंतर्गत क्या किया कि निजी क्षेत्र जो मतलब पर्सनल चीज़ था, जो पर्सनल व्यापार था, उस पर से सार्वजनिक क्षेत्रों का जो बोझ था ना वो हटा दिया गया, नियंत्रण को हटा दिया गया। और नए उद्यमियों मतलब कि जो भी उद्योगपति था नए नए, उसको क्या समृद्धि के लिए औद्योगिक इकाइयों में 15 औद्योगिक इकाइयों पर से लाइसेंस हटा दिया गया। और कुछ में क्या था? सरकारी लाइसेंस होता है ना, तो क्या किया? लाइसेंस को हटा दिया गया। अब बताइए अगर लाइसेंस को हटा दिया जाएगा तो फिर सब व्यापार करने में फिर जुटेगा नहीं, क्योंकि अगर लाइसेंस रहेगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग पूरा काम करना पड़ेगा। और क्या किया? इसके लिए पूरा विश्व को खुला छोड़ दिया। सभी कंपनियों को, विदेशी कंपनी हो या अपना कंपनी हो, सबको कह दिया कि ठीक है आप हमारे साथ में आकर के व्यापार कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारे देशवासियों को रोजगार मिला। अब मानते हैं अगर कहीं दूसरे जगह से अगर क्या करें, अगर फैक्ट्री अगर आए वहाँ से कोई व्यक्ति आकर के यहाँ भारत में अगर फैक्ट्री डाल दे तो उससे क्या होगा? हमारे आसपास के जितने व्यक्ति हैं सबको रोजगार मिलेगा ना, तो यही उसका फायदा हुआ। और बाद बाकी आपको घाटा भी है, क्योंकि अगर फैक्ट्री रहेगा तो आसपास का फिर वातावरण गंदा भी होगा। तो क्या करेंगे? नुकसान और फायदा प्रत्येक चीज़ों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक नगर क्या है? उपयुक्त उदाहरण दे। तो इस प्रकार के नगर देशों एवं राज्यों की राजधानी तथा जिलों एवं अन्य प्रशासनिक इकाइयों के मुख्यालय होते हैं। ऐसे नगरों में सरकारी इमारतें हो गया, संसद भवन, विधानसभा भवन, विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय तथा अन्य सरकारी विभागों के मुख्यालय एवं न्यायालय होते हैं। जैसे पटना हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लंदन हो गया, न्यूयॉर्क आदि, ये सब क्या हो गया? ये आपको प्रशासनिक नगर हो गया। प्रशासनिक समझते हैं ना, प्रशासन दे जहाँ पुलिस वगैरह होता है, ऐसे नगर को यानी कि सुरक्षित नगर को। इसमें क्या होता है? इसमें आपको राजधानी तथा जिले तथा अन्य प्रशासनिक इकाइयों के मुख्यालय होते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? प्रशासनिक नगर में आपको राजधानी तथा जिले की अन्य प्रशासनिक इकाई का मुख्यालय होता है। तो जैसे क्या हो गया? संसद भवन हो गया, क्या विधानसभा हो गया, भवन हो गया। और ऐसे ऐसे आपको कौन सा मिलेगा? ऐसे ऐसे आपको शहर मिल जाएगा। पटना हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, लंदन हो गया। तो कोई भी अगर केस मुकदमा कुछ भी होता है तो ये सब चीज़ वहाँ जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अब नेक्स्ट है कि पूर्व पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम गलियारा के बारे में संक्षेप में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला मार्ग उत्तर दक्षिण गलियारा कहलाता है। सिलचर यानी कि असम, जो असम में पड़ता है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि ये सिलचर कहाँ है, तो असम में है। को पोरबंदर यानी कि गुजरात से जोड़ने वाला मार्ग पूर्व पश्चिम गलियारा कहलाता है। ये दोनों गलियारे स्वर्णिम चतुर्भुज परम राजमार्ग योजना के अंग है। ये क्या है? पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण गलियारा के बारे में संक्षेप में था ना, तो इसको अगर आप पूछ ले कि स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग से आप क्या समझते हैं, तो उसका भी आंसर यही होगा। तो क्या होता है कि एक बीचों बीच हमारे भारत के बीचों बीच एक लाइन खींचा, मतलब एक रोड है जो 4 से 7 लाइनों की है। तो वो क्या करते हैं? श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ती है, और जिसको हम क्या कहते हैं? उत्तर दक्षिण गलियारा कहते हैं। और दूसरा है जो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं। और ये दोनों गलियारे स्वर्णिम चतुर्भुज परम मार्ग की योजना के अंग है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने सेट
3 में जितना भी क्वेश्चन था सबको हमने एक्सप्लेन कर दिए हैं। बाद बाकी इसमें जितना भी क्वेश्चन था ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम हॉल से आएंगे और मिलाएंगे, A to Z आपको मिलेगा। बाद बाकी आप हमें बताएंगे कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट किया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे। हाँ, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताएंगे, मैं उसका सॉल्यूशन करूँगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, आप अच्छे से तैयारी करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बाकी सो थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।